डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सलोनी पांडे, योर साइकोलॉजी एजुकेटर। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी क्लास 12 साइकोलॉजी से चैप्टर नंबर 4, दैट इज साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। एंड यू आर वाचिंग मी ऑन मैग्नेट ब्रेन्स, योर फेवरेट चैनल, जहां पर आपको मिलती है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन, और वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। सो स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो, हम पढ़ रहे हैं आपकी क्लास 12 साइकोलॉजी, और आज के इस लेक्चर के साथ में स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4, दैट इज साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। और इस चैप्टर का एक छोटा सा ओवरव्यू एंड इंट्रोडक्शन हम देखेंगे हमारे आज के इस लेक्चर में, उसको डिस्कस करेंगे और जानेंगे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में बिल्कुल ब्रीफ में। और इसी के साथ में हमारा चैप्टर नंबर 4 हम स्टार्ट करेंगे, डिटेल डिस्कशन करेंगे हर एक टॉपिक का, ताकि हर एक कॉन्सेप्ट आपको हो जाए बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपकी सलोनी मैम के साथ में। सो दिस लेक्चर इज टोटली बेस्ड ऑन दी ओवरव्यू एंड इंट्रोडक्शन ऑफ योर चैप्टर नंबर 4। और जैसे कि आप देख सकते हो कि ये ढेर सारे टॉपिक्स जो हैं आपके चैप्टर नंबर 4 में दिए हैं, और सिर्फ इतने ही नहीं, ये सब भी हम चैप्टर नंबर 4 के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। पर अभी अगर मैं आपसे कहूँ बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स या सिजोफ्रेनिया, तो शायद ये सब कुछ आपको बाउंस करेगा, है ना। कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या डिस्कस होने वाला है, ये चैप्टर बेसिकली किन चीज़ों पर लेकर है। बट एक चीज क्लियर है, और वो ये है कि जैसे ही चैप्टर का नेम पढ़ते हैं, दैट इज साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, तो समझ में आता है कि किसी भी तरह के डिसऑर्डर जो कि साइकोलॉजिकल रीजंस की वजह से हो रहे हैं, उन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, क्या वर्ड आपके मन में आता है कि किस तरह का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात हम कर रहे हैं? बताओ मुझे, कमेंट सेक्शन में बताना है आपको कि जब मैं बोलती हूँ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, सो व्हाट काइंड ऑफ डिसऑर्डर कम्स इन योर माइंड, कि किसकी बात होगी, क्या एक चीज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। अब डिसऑर्डर तो बहुत तरह के होते हैं, पर हम किसकी बात करने वाले हैं, कौन सा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है? आप में से कुछ स्टूडेंट्स का जवाब होगा एंजाइटी या स्ट्रेस या डिप्रेशन। इन चीज़ों को हम जानने वाले हैं। बट ये सब कुछ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लाइक हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस हम फेस करते हैं, जिसकी वजह से हमको स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी ये चीज़ें होती हैं। बट देयर आर सर्टेन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो बहुत बार हमको हो जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है, और उनके बारे में जानना, उन्हें समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उन्हें ही हम इस चैप्टर के अंदर समझेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग एक छोटी सी स्टोरी काइंड ऑफ चीज़ को समझते हैं, थोड़ा सा जानते हैं कि एक्चुअल में लाइफ में क्या सारी चीज़ें होती हैं। सो एज यू ऑल नो, मुझे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी, और मुझे आपसे उसका आंसर चाहिए है। क्वेश्चन ये है कि आप में से कितनों को ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारा दुख है ना, कि मतलब लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स आपके पास में हैं, और आपको ऐसा लगता है कि हाय, मेरे जीवन में तो कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है, या तो सब कुछ बुरा ही हो रहा है, मेरी लाइफ में क्यों ही मैं जी रहा हूँ और या जी रही हूँ, और मेरी लाइफ में सब कुछ बुरा बुरा होता है। ऐसा आप में से कितनों को लगता है? हाँ या ना? लगता है या नहीं लगता है? यू जस्ट बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। जैसे मैंने पूछा कि क्या आपकी लाइफ में आपको बहुत सारा दुख है, तो यू मस्ट बी लाइक हाँ या ना। मुझे पता है आप में से बहुत स्टूडेंट्स अब तक, क्योंकि हमने इतना साइकोलॉजी पढ़ लिया है, तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे कि नहीं, हमारी लाइफ में बहुत सारा दुख नहीं है। बट कुछ का कहना होगा कि नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको परेशान करती हैं, जो हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती हैं। सो देयर आर सो मैनी इंडिविजुअल्स दैट वी कम अक्रॉस इन आवर डे टू डे लाइफ, एंड वी सी दैट दे आर अनहैप्पी, दे आर ट्रबल्ड, दे आर डिससैटिस्फाइड। मतलब मैं अगर अपना एग्जाम्पल दूं, तो मैं तो अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ, दैट इज़ वेरी ऑब्वियस। बट मुझे ऐसा लगता है कितने परेशान हैं ये लोग, ये कितने नाखुश हैं अपने जीवन से, मतलब बिल्कुल खुशी ही नहीं है, ऐसे उदास से, सैड से। मतलब ऐसा लगता है कि इनकी बॉडी के अंदर कुछ एनर्जी है ही नहीं। काइंड ऑफ ऐसे होता है ना कि मतलब एक वो क्या बोलते हैं हम लोग, आत्मा, ओके, बस ऐसे ही चल रहे हैं, बस ऐसे ही, कुछ भी एक एनर्जी नहीं दिखती है। वो बहुत ही नाखुश से हैं कुछ उनमें से, ठीक है। कुछ ऐसे मतलब कुछ होते हैं जो बड़ी एनर्जेटिक भी होते हैं, बट मैं अभी उन लोगों की बात कर रही हूँ, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा एक सैड पर्सपेक्टिव वाला चीज़ आपके सामने लेकर आना चाहती हूँ, ठीक है। सॉरी। सो ऐसे लोग जिनके पूरे टाइम माइंड में, दिल में बस ऐसा लगता है कि मेरे साथ में बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है, या मेरी लाइफ में कुछ ठीक नहीं हो रहा है, और बहुत टेंशन उनको जो है पूरे टाइम रहता है। कोई है नहीं सुनने के लिए, किसी को अपने दिल का हाल कैसे समझाया जाए, कैसे बताया जाए। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमको लाइफ में लगती हैं। आप लोग अभी स्टूडेंट एज में हो, है ना,
तो शायद उतना आप फील नहीं करते हो, आप धीरे धीरे बड़े होगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। बट ऐसे होते हैं ना कुछ लोग जो बहुत दुखी होते हैं, बिल्कुल खुश नहीं है अपनी लाइफ में, ऐसा लग रहा है बस उनकी लाइफ में एक बैटल चल रहा है जिसे वो फाइट कर रहे हैं, और कभी कभी उन्हें ये भी लगने लग जाता है कि वो जी ही क्यों रहे हैं, इट इज़ नॉट वर्थ लिविंग देयर लाइफ इज, यानी हमेशा पेनफुल लाइफ उनको लगती है, उनको ऐसा लगता है कितना स्ट्रगल है कि बस लाइफ में स्ट्रगल ही करना है, कुछ अच्छा दिख ही नहीं रहा है। And at times, some of you may have felt nervous before an important examination, tense and concerned about your future career, or anxious when someone close to you was unwell. कभी कभी जब आपके एग्जामिनेशन टाइम होते हैं, लाइक एग्जामिनेशन टाइम पे तो ये चीज़ सभी के साथ में होती है कि सभी नर्वस हो जाते हैं, सभी को टेंशन हो जाता है, थोड़ा स्ट्रेस भी हो जाता है, कुछ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, कुछ स्टूडेंट्स उतना नहीं लेते हैं, तो ये चीज़ें तो होती रहती हैं। बट जैसे मान लो फैमिली में आपके किसी क्लोज पर्सन की, आपके पेरेंट्स या सिबलिंग्स किसी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होगी, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होगी, उनको हॉस्पिटल में एडमिट वगैरह करना पड़े, हालांकि कभी ऐसा ना हो किसी के साथ में, लेकिन मान लो जस्ट फॉर इमेजिनेशन कोई पर्सन है जिसके फैमिली में किसी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई, अब वो अपने एग्जामिनेशंस पर फोकस नहीं कर पा रहा है, साथ ही साथ उसको फैमिली मेम्बर की भी टेंशन है, तो ऐसे टाइम में टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत एंग्शियस भी हम हो जाते हैं। तो all of us face major problems at some point of our lives. All agree? सब इस बात को एग्री करते हो या नहीं करते हो कि हमारी लाइफ में कभी कभी कुछ ऐसे फेजेस आ जाते हैं जब हमको ढेर सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी होती हैं। लाइक जैसे मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, अप्स एंड डाउन्स तो आते हैं, कभी आपका दिन बहुत अच्छा होगा, कभी बहुत बुरा होगा, बुरा इन द सेंस कि सब आपको डांट रहे होंगे, कोई आपकी बात नहीं सुन रहा होगा, सब आपको इग्नोर कर रहे होंगे, इस तरीके से, और कभी बहुत अच्छा, है ना। तो ये सबकी लाइफ में होता है, सबकी लाइफ में दुख सुख जो है वो चलता रहता है ना, हैप्पीनेस अनहैप्पीनेस ये सब कुछ होता है। हाउएवर some people have an extreme reaction to the problems and stresses of life, and in this chapter we will try to understand what goes wrong when people develop psychological problems, what are the causes and factors which lead to abnormal behavior, and what are the various signs and symptoms associated with different types of psychological disorders. तो मैंने जैसे आपसे कहा कि हम सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आती हैं, बट कुछ होते हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे सपोज ये एक वर्ल्ड है, ठीक है, इसमें बहुत सारे लोग रह रहे हैं, सब रह रहे हैं, है ना, सब इसके अंदर रहते हैं, सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, है ना, सबकी लाइफ में हैप्पी टाइम भी आता है, सैड टाइम भी आता है, और सब उसको क्या करते हैं, फेस करते हैं। ऐसा तो है नहीं किसी एक ही पर्सन के साथ में ऐसा हो रहा है, ऐसा सबके साथ में होता है ना। तो जस्ट सपोज इस पूरी पॉपुलेशन में से सभी अप्स एंड डाउन्स फेस करते हैं। मान लेते हैं इतने लोग हैं जिनकी लाइफ में आउट ऑफ 100% 70% टाइम प्रॉब्लम्स रहती हैं और 30% टाइम ये लोग खुश रहते हैं। इन्हीं में से जस्ट सपोज कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने लाइफ की प्रॉब्लम्स को लेके बहुत सीरियस हो जाते हैं और बहुत टेंस्ड हो जाते हैं। प्रॉब्लम को लेके उनका एक्सट्रीम रिएक्शन हमको देखने को मिलता है, लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस उनको हो जाने लग जाता है। मतलब देखो, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आई, कुछ की लाइफ में ज़्यादा आई, है ना, बट कुछ ऐसे थे जिन्होंने इन चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा अपने दिमाग पे बिठा लिया, राइट। इस चैप्टर के अंदर हम ये जो इतने लोग हैं ना, इनके बारे में जानने वाले हैं। फाइन, हम ये डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर कि क्या चीज़ होती है जिसकी वजह से कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल, एंग्जाइटी। एंग्जाइटी इज ऑल्सो अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। किसी को एंग्जाइटी हो रही है तो क्यों हो रही है? नाउ देयर आर सीवियर लेवल ऑफ एंग्जाइटी एज वेल, सो वो भी लोगों के अंदर है। तो ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, वो कौन से ऐसे कारण होते हैं, वो कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से लोग एबनॉर्मल बिहेव करते हैं, मतलब नॉर्मल बिहेवियर के बिल्कुल अपोजिट बिहेव करते हैं। मैं इसका एक और एग्जांपल, मैं शायद मेरे एग्जांपल आपके लिए बहुत एक्सट्रीम हो जाते होंगे, आप लोग स्टूडेंट्स हैं, बट वी आर स्टडिंग साइकोलॉजी, दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग दैट थिंग विथ यू, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सह ही नहीं पाते एंड उनके मन में सुसाइडल थॉट्स आने लग जाते हैं,
है ना। सो ये चीज़ें क्यों होती हैं, कोई पर्सन एबनॉर्मल बिहेव क्यों करने लग जाता है, कैसे करने लग जाता है, और इसी के साथ में क्या साइंस और सिम्टम्स होते हैं जब किसी को किसी तरह का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, जैसे मान लो किसी को एंग्जाइटी है, तो एंग्जाइटी के टाइम पर वो किस तरह के सिम्टम्स हमको उसके अंदर, उसकी बॉडी में, उसके इमोशंस में, उसके माइंड में देखने को मिलेंगे, और किस तरह से उस पर्सन का बिहेवियर पूरा चेंज हो जाएगा, इन चीज़ों पर डिटेल में डिस्कशन हम करेंगे हमारे इस चैप्टर के अंदर। इज दैट क्लियर टू यू? अब आपको समझ में आ गया कि चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, है ना। तो पहले ऐसा था कि बिल्कुल ब्लैंक थे, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में पता नहीं क्या क्या अंदाजे लगाए जा रहे थे, बट नाउ इट इज वेरी मच क्लियर कि आप इस चैप्टर के अंदर क्या चीजें पढ़ने वाले हो, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। The study of psychological disorders has intrigued and mystified all cultures for more than 2500 years, and psychological disorders or mental disorders, as they are commonly referred to, like anything unusual, may make us uncomfortable and even a little frightened. देखो बहुत सारे कल्चर्स के ऊपर स्टडी की गई है ना, और उसमें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को देखा समझा गया है। 2500 ईयर्स से स्टडीज चल रही हैं, कंडक्ट किए जा रहे हैं रिसर्च। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर या मेंटल डिसऑर्डर दोनों को कॉमनली हम यूज़ करते हैं, तो ये हमें बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल या लिटिल फ्राइटन कर देते हैं जब भी ये हमें होते हैं। जब भी किसी तरह का मेंटल डिसऑर्डर, मतलब मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि कभी अगर आपका पढ़ाई में ही मन नहीं लगता ना, तो आपको बहुत अजीब अटपटा लगने लग जाता है। लेकिन एग्जाम आने वाले हैं, लेकिन पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा आलस आप कर रहे हो। या फिर कभी ऐसा आपके साथ में होता है, मतलब एक छोटा सा डिसऑर्डर, एक छोटा सा कोई चीज़ जो आपके डेली रूटीन में है, पर वो आपसे थोड़ी सी भी मतलब उसके बिल्कुल अपोजिट बिहेव करने लग जाए, सो वो चीज़ आपको सहन नहीं होती, है ना। मतलब ये मैं आपसे कह रही हूँ कि किसी तरह का छोटा सा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर या मेंटल डिसऑर्डर भी हमको अगर हो जाए, किसी चीज़ को लेकर अगर हम परेशान हो जाते हैं, सो वो भी हमको अफेक्ट करती है। तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स तो हमको अनकंफर्टेबल जैसे दूसरी चीज़ें करती हैं, सेम वैसे ही करेंगे। अनहैप्पीनेस, डिस्कम्फर्ट, एंग्जाइटी, अनरियलाइज्ड पोटेंशियल, ये पूरे वर्ल्ड में है। पूरे वर्ल्ड में हर एक पर्सन की लाइफ में कभी ऐसा टाइम भी आता है जब वो बहुत ही नाखुश होता है, मतलब उसकी लाइफ में हैप्पीनेस नहीं होती, वो खुश नहीं होता, एंग्शियस होता है, लाइफ कंफर्टेबल नहीं होती, इजी नहीं होती, है ना। और ये जो फेलियर्स होते हैं इन लिविंग आर मेनली ड्यू टू फेलियर्स एंड अडेप्टेशन टू लाइफ चेंजेस। अब एक यहाँ पर रीज़न साइकोलॉजी में बताया जाता है कि आप अनहैप्पी हो, डिस्कम्फर्ट है, ये सारी चीज़ें आपको मेनली तब होती हैं जब आप अपनी लाइफ चैलेंजेस को अडेप्ट नहीं कर पाते। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो आपने अपना स्कूल चेंज किया, अभी आप जिस भी स्कूल में अभी तक पढ़ रहे थे, अब एकदम से किसी कारण की वजह से आपका स्कूल चेंज हो गया, बीच सेशन में आपने स्कूल चेंज कर लिया, ठीक है। मान लो आपने जनवरी में स्कूल चेंज कर लिया और मार्च अप्रैल में आपके एग्जामिनेशंस हैं, किसी रीज़न की वजह से आपको करना पड़ा। अब आपके ऊपर कुछ चीज़ें हैं, मैं दो लोगों के एग्जाम्पल लेती हूँ, ठीक है। ये ए पर्सन है और ये बी पर्सन है, दोनों के स्कूल चेंज हुए, दोनों अलग अलग लोग हैं, अलग अलग सिटीज़ में रह रहे हैं, एक दूसरे को नहीं जानते हैं, लेकिन दोनों के स्कूल जनवरी में चेंज होते हैं, मार्च अप्रैल में बोर्ड एग्जामिनेशंस है। ए पर्सन एक न्यू स्कूल में जाता है और बी पर्सन भी एक न्यू स्कूल में जाता है, ठीक है। दोनों के सिटी वगैरह सब कुछ चेंज हो जाते हैं। ए पर्सन जिस सिटी में रहने जाता है, जिस नए घर में रहने जाता है, क्योंकि नया स्कूल चेंज किया तो नया घर वगैरह सब कुछ चेंज किया, तो वो जिस नए घर में जाता है वहाँ का इन्वायरमेंट बड़ा अच्छा था, ठीक है। उसको वहाँ पे बहुत खुशी मिलती है उस घर को देख के, और जो आसपास के उसके न्यू फ्रेंड्स बनते हैं वो भी उसके लिए बहुत सपोर्टिव रहते हैं। और साथ ही साथ में जिस न्यू स्कूल में वो एंटर करता है, वहाँ के टीचर्स बड़े सपोर्टिव होते हैं और उसको बहुत हेल्प करते हैं कि अभी आपने एकदम से स्कूल चेंज हुआ है, पता नहीं कोर्स कंप्लीट था या नहीं था, कैसे सारी चीज़ें हुई हैं, तो आपको हर एक चीज़ की प्रैक्टिस प्रिपरेशन आपकी करवाई जाती है और स्कूल में भी ए पर्सन के बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। यहाँ पर जो ए है वो बहुत ही खुश रहेगा, उसे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा उसे शायद पहले लगा था कि पता नहीं कैसे लोग होंगे, क्या मिलेगा, बट कहीं ना कहीं उसने एडजस्ट कर लिया, वो अपने इन्वायरमेंट में अडेप्ट कर गया। अब वहीं जो बी पर्सन है उसको घर तो अच्छा मिला, लेकिन नेबर्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे और उसके कोई फ्रेंड्स नहीं बन पाए, क्योंकि जिस सोसाइटी में वो नहीं रहने गया था वहाँ पर सभी लोग उसकी एज से बहुत बड़े थे, तो उसके कोई फ्रेंड्स नहीं बन पाए। जब वो स्कूल में एंटर करता है तो उसको स्कूल पसंद नहीं आता,
मे बी वो जिस स्कूल से आया था वहाँ का करिकुलम बहुत अच्छा होता था, लाइक स्कूल सब अच्छे होते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट करिकुलम, ठीक है, नेचर करिकुलम ये सारी चीज़ों पर। तो मान लो उसको वहाँ पे वो चीज़ पसंद नहीं है और उसको ऐसा लगा अरे यार ये तो स्कूल उतना अच्छा नहीं है, पहले उसके मन में एक वो बन गया थॉट। अब जब वो अपनी क्लास में एंटर करता है तो उससे ज़्यादा बच्चे इंटरेक्ट नहीं करते हैं, मे बी वहाँ पर स्टूडेंट्स एकदम इंटरेक्ट नहीं कर पाए होंगे या वो इंटरेक्ट नहीं कर पाया होगा, तो वहाँ पे उसके एकदम न्यू फ्रेंड्स नहीं बने और टीचर्स ने उसके ऊपर फोकस किया लेकिन उसको ऐसा लग रहा था कि सफिशिएंट नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो इस सिचुएशन में पूरी तरह से अडेप्ट नहीं कर पाया। फाइन, तो वो अब बड़ा ही अनहैप्पी रहने लगा, बहुत ही डिसकंफर्टेबल लाइफ हो गई, धीरे धीरे एंग्जाइटी आने लग गई। क्लियर। तो एक जो साइकोलॉजिकल रीजन होता है ना इन सारी चीज़ों का, वो होता है एडेप्टेशन। जब आप अपने लाइफ के चैलेंजेस को एडेप्ट नहीं कर पाते, उनमें अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते, तब कहीं ना कहीं आपको ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको एक मतलब किसी एक प्लेस में एडजस्ट करना बता दिया। ऐसे ही जब हम नए लोगों से मिलते हैं या कोई हमारे फ्रेंड्स वगैरह हैं और उनके किसी बिहेवियर में चेंज को अगर हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं तो भी शायद हम अनहैप्पी एंग्शियस रहेंगे ही। क्लियर। तो जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है एडेप्टेशन के बारे में कि ये एक पर्सन की एबिलिटी होती है कि जब भी उसके सामने उसका इन्वायरमेंट चेंज होगा, सिचुएशंस चेंज होंगे, तो वो उन्हें मॉडिफाई कर पाता है या नहीं, उनमें चेंजेस अपने अकॉर्डिंग ला पाता है या नहीं, खुद में चेंज ला पाता है या नहीं, तो दैट इज अडेप्टेशन। When the behavior cannot be modified according to the needs of the situation, it is said to be maladaptive. जब हम उस तरीके का बिहेवियर नहीं कर पाते हैं या जब हम अपने बिहेवियर को मॉडिफाई नहीं कर पाते हैं नीड के अकॉर्डिंग, जैसे आप नए स्कूल में गए हो तो आपका बिहेवियर नए स्कूल के अकॉर्डिंग होगा, है ना, पुराने बिहेवियर पर आप नहीं चल सकते क्योंकि वही पुराने फ्रेंड्स, वही पुराना इन्वायरमेंट नहीं है, नई चीज़ें अब आ गई हैं। तो अगर आप अपने आप को उस अकॉर्डिंग चेंज नहीं करते हो तो तब आपका जो बिहेवियर होता है वो माल एडेप्टिव हो जाता है। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा कि मान लो आपका कोई फ्रेंड है जो अब चेंज हो गया, पहले जैसा नहीं रहा, उसने अपनी आपके जैसे पहले मतलब जैसे था वैसा नहीं रहा, तो आपको उस जगह उस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं दैट विल मेक योर बिहेवियर माल एडेप्टिव। सो एबनॉर्मल साइकोलॉजी जो है ये एक इंपॉर्टेंट और मेजर कंसेप्ट है, इस पर क्वेश्चन भी अगर आपसे पूछा जा सकता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि एबनॉर्मल साइकोलॉजी इज द एरिया within psychology that is focused on maladaptive behavior, its causes, consequences and treatment. तो abnormal psychology एक साइकोलॉजी का ही एरिया है जो इस maladaptive behavior के ऊपर फोकस करता है और ये बताता है कि ये जो maladaptive behavior है ये क्यों आया, कैसे आया, इसका क्या रिजल्ट होगा, इसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। दैट इज abnormal psychology। तो अब अगर आपसे कोई एबनॉर्मल साइकोलॉजी क्या होता है वो पूछेगा तो आप बता सकते हो ना, जो माल एडिप्टिव बिहेवियर के ऊपर फोकस करता है या जो एबनॉर्मल बिहेवियर के ऊपर फोकस करता है कि ये क्यों है, कैसे है, क्या इसका ट्रीटमेंट है, एक्सेट्रा। क्लियर, इतने में कोई डाउट है? अब चैप्टर को थोड़ा सा सम अप मैं करूं तो मैं आपको इस चैप्टर के अंदर जो पढ़ाऊंगी और जो चैप्टर में दिया है वो ये है कि बहुत बार हमारी लाइफ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिनमें हम अडेप्ट नहीं कर पाते, तब हमारा बिहेवियर चेंज होता है जो कि माल अडेप्टिव बिहेवियर कहलाता है। तो एबनॉर्मल साइकोलॉजी के अंदर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, उस एक बिहेवियर को समझने की कोशिश करेंगे और जितने भी तरह के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं हम उन सब पर डिटेल डिस्कशन करेंगे हमारे इस चैप्टर के अंदर। सो दिस विल हेल्प यू अ लॉट इन साइकोलॉजी और आगे भी अगर आप इसी में अपना करियर बनाते हो तो ये चीज़ें आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे हमने चैप्टर नंबर 3 में मीटिंग लाइफ चैलेंजेस को डिस्कस किया जहाँ पर हमने बिहेवियर पॉजिटिव रखने की बातें करी, ये जो चैप्टर है ये थोड़ा सा उसका उल्टा है, मतलब उसके अपोजिट है, लेकिन यहाँ पर हमें डिसऑर्डर्स को समझना है, यहाँ पर हमको बिहेवियर को समझना है, यहाँ पर हमको लोगों के नेगेटिव इमोशंस को भी समझना है। इज दैट क्लियर टू यू? तो ये जो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया ये आपको समझ में आया कि हम चैप्टर के अंदर क्या चीज़ें पढ़ेंगे। अब एक चैप्टर का ओवरव्यू करते हैं कि चैप्टर के अंदर दिया क्या क्या है सारा कुछ। ठीक है, तो सबसे पहले एक ओवरव्यू इंट्रोडक्शन होगा जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं इस लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू कंसेप्ट्स ऑफ एबनॉर्मैलिटी एंड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो ये जो हमने एबनॉर्मल साइकोलॉजी की बात करी है, ठीक है, जो हमने एबनॉर्मल साइकोलॉजी की बात करी है तो इसी में हम इसी को फर्दर कंटिन्यू करेंगे और हम जानेंगे कि ये एबनॉर्मैलिटी होती क्या है ना, और साथ ही साथ में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पर हम डिस्कशन करेंगे डिटेल में।
फिर हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की, थोड़ा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानेंगे, कुछ अप्रोचेस की बात करेंगे और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को अलग अलग टाइप्स में क्लासीफाई करेंगे, जैसे बायोलॉजिकल हो गए, इमोशन से रिलेटेड, मतलब और भी डिफरेंट उनकी हम बात यहाँ पर करेंगे। देन यू हैव फैक्टर्स अंडरलाइंग एबनॉर्मल बिहेवियर, वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हम एबनॉर्मल बिहेव करते हैं, सो दैट वी विल डिस्कस हेयर इन डिटेल। और एट लास्ट हम हमारे इस चैप्टर के अंदर मेजर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे, जैसे कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स पर हम बात करेंगे कि एंग्जाइटी क्या होती है, जब भी हम बहुत एंग्शियस हो जाते हैं वो क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स, तो ओसीडी के बारे में शायद आपने कभी पहले सुना हो, है ना, और मैंने भी शायद आपको ये पहले पढ़ाया है, बताया है। तो ओसीडी क्या होता है और ओसीडी से रिलेटेड कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं। ओसीडी एक तरह का डिसऑर्डर ऐसा है जहां पर आप किसी एक पर्टिकुलर चीज को लेके या अपने उस बिहेवियर को लेके या किसी एक थॉट को लेके आपके अंदर एक ऑब्सेशन आ जाता है और बार बार आप उसी काम को कर रहे होते हो, तो और अपने आप को रोक नहीं पाते हो, खुद पर कंट्रोल नहीं रहता, सो दैट इज ओसीडी। ट्रॉमा और स्ट्रेसर रिलेटेड डिसऑर्डर्स, ट्रॉमा क्या होता है दैट वी विल डिस्कस। सोमेटिक सिम्टम एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स क्या हैं, सोमेटिक डिसऑर्डर्स या सोमेटिक सिम्टम और रिलेटेड डिसऑर्डर्स क्या हैं। सेलिएंट फीचर्स ऑफ सोमेटिक सिम्टम एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स एंड डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स, इनके फीचर्स हम जानेंगे, बॉक्स 4.1 में भी दिए गए हैं, मैंने बॉक्सेस लिख दिए हैं ताकि आपको पता रहे एटलीस्ट। डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, सिजोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम और अदर साइकोटिक डिसऑर्डर्स, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स। फोबिया के बारे में सुना है ना, किसी चीज का फोबिया हो जाता है, एक डर हो जाता है, वो क्या होता है, दैट विल आल्सो डिस्कस हियर। डिसरप्टिव इम्पल्स कंट्रोल एंड कंडक्ट डिसऑर्डर, कंडक्ट डिसऑर्डर्स इंपॉर्टेंट है, दैट विल डिस्कस। फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स, सब्सटेंस से रिलेटेड और एडिक्टिव डिसऑर्डर्स, इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल, कुछ लोग अल्कोहल लेने लग जाते हैं, ड्रग्स लेने लग जाते हैं, उसके भी जो है डिसऑर्डर्स होते हैं। तो हम कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे, जैसे कॉमनली अब्यूज सब्सटेंसेस कौन कौन से होते हैं उसकी बात हम यहाँ पर करेंगे। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर। तो बहुत ही डिटेल्ड चैप्टर है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं। हर एक डिसऑर्डर को समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो किसी भी डिसऑर्डर पर क्वेश्चन आपसे आ सकता है ना, पूछा जा सकता है, प्रोसेस उसका पूछा जा सकता है, एबनॉर्मैलिटी के बारे में पूछा जा सकता है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। खैर जब वो आपको चैप्टर क्लियर होगा तो तब आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। बट आई थिंक जो अभी तक पूरे ब्लैंक थे चैप्टर को लेके कि क्या है, कैसे इसमें हम पढ़ने वाले हैं, किन किन चीज़ों पर डिस्कशन होगा, आई थिंक दैट इज प्रीटी मच क्लियर टू यू। तो उसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, अभी समझ में आ गया कि चैप्टर क्या है और क्या क्या चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग होगा, इसकी गारंटी तो मैं आपसे हमेशा ही लेती हूँ और इस बार भी लूंगी कि बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा, आपके लिए नई चीज़ें होंगी जानने को और जो आपके नॉलेज में और इन्हेंसमेंट ही करेगा। सो इसी के साथ में हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर हम एबनॉर्मलिटी के कंसेप्ट को जानेंगे और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की बात करेंगे। तब तक के लिए आप अच्छे से चैप्टर के एक इंट्रोडक्शन को पढ़ो, उसको समझने की कोशिश करो जितना आपको समझ में आए, बाकी मैं तो हूँ ही समझाने के लिए। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और डिटेल में जानेंगे चैप्टर से और रिलेटेड टॉपिक्स को। तब तक के लिए बने रहो मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में, और जाते जाते एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ले जाओ कि आप कैसे मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। एज यू ऑल नो, डेली लेक्चर्स आपको मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं। साथ ही साथ में जो मैग्नेट ब्रेन्स की ऐप है दैट इज वेरी इजीली अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर, तो वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा आप मैग्नेट ब्रेन्स को इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम सभी पर एक्सेस कर सकते हो। और जो मैग्नेट ब्रेन्स की ऐप है दैट इज वेबसाइट है दैट इज www.magnetbrains.com, दैट इज अगेन वेरी इजीली एक्सेसिबल ऑन गूगल। जैसे ही आप इसको गूगल पे एंटर करोगे आपके सामने हमारे सारे क्लासेस, सारे कोर्सेज के वीडियो लेक्चर्स ओपन हो जाएंगे। आपको यहाँ सारे चैप्टर, सारे सब्जेक्ट, सारी प्लेलिस्ट, सारे वीडियोस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैम्पल पेपर सब कुछ मिलेगा बिना किसी दिक्कत परेशानी के। जस्ट क्लिक ऑन कोर्स, सब्जेक्ट, क्लास और आपको सारी चीजें मिल जाएंगी एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में बिना किसी दिक्कत परेशानी के। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम ना ही आपसे कोई पेमेंट लेंगे, ना ही कोई पेड सब्सक्रिप्शन के लिए बोलेंगे, ना ही आपको कोई कूपन बेचेंगे, बिकॉज एवरीथिंग इज जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी पेड सब्सक्रिप्शन विद क्वालिटी एंड बेस्ट टीचर्स। तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताओ ताकि वो भी इस 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेस कर सकें। इसी के साथ में अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से कर दो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।